दोस्तों, एक 21 साल का नौजवान जब 70 साल की करोड़पति औरत से शादी करता है तो 7 दिन बाद वो हैरान रह जाता है। उसके पैरों तले जमीन निकल जाती है। आखिर ऐसा क्या हुआ? विकास शर्मा, एक 21 साल का नौजवान, जिंदगी के बोझ तले दबा हुआ था। उसकी मां सविता देवी एक गंभीर बीमारी से लड़ रही थीं। डॉक्टरों ने कह दिया था कि अगर तुरंत महंगा इलाज नहीं करवाया गया तो उनके बचने की उम्मीद बहुत कम है। दूसरी ओर उसकी 18 साल की बहन प्रतीक्षा, जिसने मुश्किल से एक मोतबर कॉलेज में दाखिला लिया था, फीस न भर सकने के कारण पढ़ाई छोड़ने के करीब थी। विकास खुद कानून की पढ़ाई कर रहा था और साथ ही एक मामूली सी इंटर्नशिप भी करता था, लेकिन उसकी कमाई से घर का खर्च मुश्किल से चलता था। ऊपर से उसके पिता के जमाने का भारी कर्ज अब उसके सिर पर था। कर्ज देने वाले रोज धमकियां देते, माँ की दवाइयां उधार लेनी पड़ती और बहन के लिए किताबें खरीदना भी एक सपना बन चुका था। एक दिन जब विकास एक सस्ती चाय की दुकान पर खड़ा अपनी जिंदगी की परेशानियों में उलझा हुआ था, उसे महसूस हुआ कि कोई उसे गौर से देख रहा है। उसने आहिस्ता से सिर उठाया तो देखा कि सामने एक बारूप महिला खड़ी है, जिसकी उम्र तकरीबन 70 साल के आसपास थी। उनकी शख्सियत ऐसी थी कि कोई भी उन्हें नजरअंदाज नहीं कर सकता था। सफेद रंग की कीमती साड़ी, हीरों से सजे नफीस जेवरात और आंखों में झलकता वकार। विकास को समझ में नहीं आया कि इतनी बड़ी हस्ती वहां क्या कर रही थी और वो उसे क्यों देख रही थी। तुम्हारा नाम विकास शर्मा है? औरत की आवाज गहरी थी। तुम्हारी माँ सविता देवी गंभीर बीमारी से लड़ रही हैं और तुम्हारे सिर पर भारी कर्ज है। विकास के हाथ से चाय का गिलास छूट गया। आप कौन हैं? उसने घबरा कर पूछा। अनुराधा देवी मुखर्जी, औरत ने अपना नाम बताया। शायद तुमने मेरे बारे में सुना होगा। विकास को याद आया। मुखर्जी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, देश के सबसे बड़े कारोबारी ग्रुपों में से एक, जिसकी मालकिन थी अनुराधा देवी मुखर्जी। अरबों की दौलत, हाई प्रोफाइल पार्टियां और बेशुमार विवादों से भरा हुआ नाम। लेकिन उस वक्त वो यहाँ क्या कर रही थी और उसे इतनी निजी बातें कैसे मालूम थीं? आप मुझसे क्या चाहती हैं? विकास ने शक से पूछा। अनुराधा देवी ने गहरी सांस ली और कहा, शादी। विकास को लगा कि उसने कुछ गलत सुना है। क्या? हाँ, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, अनुराधा देवी ने सपाट लहजे में कहा। विकास के पैरों तले जमीन निकल गई। क्या ये मजाक था? 70 साल की एक अरबपति औरत एक 21 साल के जद्दोजहद करते नौजवान से शादी करना चाहती थी? ये कोई मजाक है? उसने हैरानी से पूछा। नहीं, अनुराधा देवी का चेहरा संजीदा था। अगर तुम मुझसे शादी करोगे तो मैं तुम्हारी माँ का पूरा इलाज करवाऊंगी, बहन की पढ़ाई का खर्च उठाऊंगी और तुम्हारे सारे कर्ज चुका दूंगी। विकास को लगा जैसे वो सपना देख रहा हो। बदले में मुझे क्या करना होगा? कुछ नहीं, बस मेरे कानूनी पति बनना होगा। शादी सिर्फ कागजात की हद तक होगी। तुम्हारी जिंदगी पर कोई पाबंदी नहीं होगी। तुम्हें पूरी आजादी मिलेगी। ये प्रस्ताव विकास के लिए किसी ख्वाब से कम न था, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सा डर बैठ गया। ये औरत, जो देश की सबसे अमीर खातून थी, शादी क्यों करना चाहती थी? क्या तुम्हें कुछ वक्त चाहिए? अनुराधा देवी ने पूछा। विकास को समझ नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दे। वो जानता था कि यह प्रस्ताव किसी जाल की तरह लग रहा है, लेकिन यह भी सच था कि अगर उसने हाँ कर दी तो उसकी माँ को जिंदगी मिल सकती थी, बहन का भविष्य बन सकता था और उसकी जिंदगी बदल सकती थी। लेकिन क्या ये सब इतना आसान था? उसने गहरी सांस ली और कहा, मुझे सोचने के लिए वक्त चाहिए। अनुराधा देवी हल्का सा मुस्कुराई। ठीक है, लेकिन याद रखना, यह प्रस्ताव हमेशा के लिए नहीं रहेगा। यह कहकर वह धीरे से अपनी महंगी कार में बैठी और रवाना हो गईं। लेकिन विकास के दिल और दिमाग में हजारों सवाल छोड़ गए। क्या यह सौदा वाकई इतना आसान था या इसके पीछे कोई गहरा राज छिपा था? विकास को अब तक यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी शादी 70 साल की करोड़पति महिला अनुराधा देवी से हो चुकी है। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि उसे समझने का मौका ही नहीं मिला। न कोई धूम धड़ाका, न कोई रस्म रिवाज, बस कुछ कानूनी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर और गवाहों की मौजूदगी में उसकी किस्मत बदल गई थी। अब वह उस शानदार हवेली का कानूनी मालिक भले ही न हो, कम से कम एक महत्वपूर्ण हिस्सा जरूर बन चुका था। जब विकास ने पहली बार हवेली में कदम रखा तो उसकी आंखें चौंधी आ गईं। यह कोई आम हवेली नहीं थी, बल्कि एक महल जैसी भव्य इमारत थी। इतिहास की गवाही देती हुई, समय की परछाइयों को समेटे हुए, विस्तृत संगमरमर की दीवारें, ऊंचे ऊंचे स्तंभ जिन पर नफीस नक्काशी, पुराने जमाने के झूमर जिनकी रोशनी अब भी धीमी धीमी चमक रही थी।
दीवारों पर महंगे विदेशी चित्रकला के नमूने, कुछ राजाओं महाराजाओं की तस्वीरें और कुछ अजीब सी मूर्ति जैसी आकृतियां। ऐसा लगता जैसे इन तस्वीरों में हवेली की कहानियां कैद हों। विकास आगे बढ़ता गया। उसके कदमों की आवाज विशाल खामोशी में गूंज रही थी। फर्श पर बिछी कीमती ईरानी कालीनें वक्त की अमीरी का सबूत दे रही थीं, लेकिन हवेली के अंदर एक अजीब सी ठंडक थी, जो मौसम की वजह से नहीं बल्कि किसी अनदेखे डर की वजह से महसूस हो रही थी। हवेली के नौकरों का रवैया भी कुछ अजीब सा था। सबसे पुराना नौकर हरिशंकर लगभग 60-65 साल का एक झुर्रियों भरा दुबला पतला आदमी था। उसकी आंखों में हमेशा एक सहमा हुआ भाव रहता। जब भी विकास उससे कुछ पूछता, वह पहले इधर उधर देखता, जैसे तय कर रहा हो कि कोई सुन तो नहीं रहा। प्रीमा, हवेली की मुख्य नौकरानी, बहुत कम बोलने वाली थी। जब भी वह विकास के सामने आती, नजरें झुका लेती और जल्दी जल्दी अपना काम निपटा कर चली जाती। उसकी आंखों में भी कुछ ऐसा था जो विकास समझ न सका। वह डर था या गहरी उदासी। कोई भी बिना वजह विकास से बात नहीं करता था। हवेली में जितने लोग थे उससे कहीं ज्यादा खामोशियां थीं, लेकिन सबसे ज्यादा जिसने विकास को परेशान किया वह था दूसरे मंजिल का एक दरवाजा। हवेली के भीतरी हिस्से में एक चौड़ा संगमरमर का जीना सीधा ऊपर जाता था, लेकिन जब भी विकास ने वहां जाने की कोशिश की, कोई न कोई नौकर उसे रोक लेता। ऊपर जाना मना है बाबूजी, हरिशंकर ने कहा। क्यों? विकास ने झुंझलाकर पूछा। हरिशंकर ने कोई जवाब दिए बिना नजरें झुका लीं। ऊपर जाने वाली सीढ़ियों के अंत में एक बड़ा सा काला लकड़ी का दरवाजा था। ऐसा महसूस होता जैसे अंधेरे ने उसे अपने अंदर कैद कर रखा हो। दरवाजे पर एक भारी सा लोहे का ताला लगा था, लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि दरवाजे के ठीक ऊपर एक सीसीटीवी कैमरा लगा था, जो हर वक्त उस दरवाजे पर नजर रखे हुए था। विकास को झटका लगा। अगर दरवाजा बंद ही रखना था तो उस पर निगरानी की जरूरत क्यों थी? क्या उस दरवाजे के पीछे कोई रहस्य छिपा हुआ था? पहली ही रात विकास को कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई दी। घड़-घड़, टिक-टिक, जैसे कोई लकड़ी पर धीरे धीरे चल रहा हो। यह आवाज दूसरी मंजिल से आ रही थी। विकास उठा और बाहर निकला। जैसे ही उसने ऊपर जाने की कोशिश की, हरिशंकर सामने आ गया। आप यहाँ क्या कर रहे हैं बाबूजी? विकास चुप हो गया। हरिशंकर की आंखों में हल्की सी घबराहट थी। रात को यहां मत निकला करें, उसने धीरे से कहा और वापस चला गया। लेकिन विकास को उस रात नींद नहीं आई। वह जानना चाहता था आखिर दूसरी मंजिल के उस बंद दरवाजे के पीछे है क्या। धीरे धीरे उसे पता चला कि यह हवेली पहले राजेश मुखर्जी नाम के एक करोड़पति बिजनेसमैन की थी, जो 15 साल पहले एक रहस्यमय हादसे में मारा गया था। कहा जाता था कि उसकी मौत इसी हवेली के अंदर हुई, लेकिन उसकी लाश आज तक नहीं मिली। सवाल यह था, क्या अनुराधा देवी इस बारे में कुछ जानती थीं? क्या राजेश मुखर्जी की मौत सिर्फ एक हादसा थी या फिर कोई साजिश? दिन गुजरते गए और विकास को महसूस होने लगा कि वह एक ऐसी पहेली में फंस चुका है जिसका हल आसान नहीं। हवेली की दीवारें कुछ छिपा रही थीं, लेकिन सवाल यह था, रात का तीसरा पहर था। हवेली के बड़े झूमर की रोशनी धीमी हो चुकी थी। बाहर तेज हवाएं दीवारों से टकरा रही थीं, जैसे कोई गहरा राज सरगोशी कर रहा हो। अंदर खामोशी थी, लेकिन विकास के दिल में तूफान उठ रहा था। उसे अभी अभी पता चला था कि अनुराधा देवी उससे कुछ बड़ा सच छुपा रही है। वह अब तक नहीं जानता कि वह सच क्या है, लेकिन वह जानता था कि जब वह सामने आएगा तो शायद बहुत देर हो चुकी होगी। विकास ने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन बेचैनी उसके अंदर तूफान की तरह उठ रही थी। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई अनदेखी ताकत उसे पुकार रही हो। हवेली के अंधेरे गलियारे, पुराने लकड़ी के फर्श और वह बंद दरवाजा जिस पर हर समय ताला लगा रहता था और जिसे कभी कोई नहीं खोलता। इस वक्त उसकी जिज्ञासा अनुराधा देवी के दफ्तर तक सीमित थी। जब सब कर्मचारी गहरी नींद में थे, विकास उठा, धीरे से कमरे का दरवाजा खोला और बाहर झांका। चारों तरफ सन्नाटा फैला था। चुपचाप कदमों से वह अनुराधा देवी के निजी दफ्तर की ओर बढ़ा। दफ्तर हवेली के पश्चिमी हिस्से में था। पुरानी लकड़ी की अलमारियां दीवारों से जुड़ी खड़ी थीं। बीच में एक बड़ा सा महोगनी का मेज रखा था। विकास ने दरवाजा हिलाया, खुला था। वह दबे कदमों अंदर दाखिल हुआ। कमरे में धीमी सी रोशनी जल रही थी। अलमारियों में ढेरों फाइलें रखी थीं, जिन पर मोटे अक्षरों में बिजनेस डील्स और प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट्स लिखा था।
लेकिन उसकी नजर सीधे मेज पर जा पड़ी। वहां कुछ पुराने कागजात और एक मोटा लिफाफा रखा था। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने कांपते हाथों से लिफाफा खोला। अंदर से कुछ पुरानी तस्वीरें निकलीं। उन तस्वीरों में दो लोग खड़े थे, एक उसका पिता देवेंद्र शर्मा और दूसरा राजेश मुखर्जी। विकास की आंखें तस्वीरों पर जम गईं। पापा और राजेश मुखर्जी के चेहरे पर एक अजीब घबराहट थी। फिर उसने तस्वीरों के नीचे रखे दो खत देखे। एक में लिखा था, अनुराधा, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। तुमने मेरे पैसे हड़प लिए, मेरे कारोबार को तबाह कर दिया। मैं तुम पर भरोसा करता था, लेकिन तुमने मुझे धोखा दिया। तुम्हारी वजह से मेरी बीवी और बेटा मुझसे दूर हो गए। एक दिन तुम्हें तुम्हारे किए की सजा जरूर मिलेगी। दूसरे खत में लिखा था, अगर कल सुबह मैं जिंदा न रहूं तो उसका जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि अनुराधा होगी। उसने मुझे मेरी ही कंपनी से निकाल बाहर किया। उसने मेरे सबसे करीबी दोस्त देवेंद्र को मेरे खिलाफ भड़काया और अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा। ये आखिरी शब्द पढ़कर विकास का सिर चकरा गया। क्या ये सब सच था? उसने जल्दी जल्दी कागजात पलटने शुरू किए। एक तीसरे कागज में साफ लिखा था कि राजेश मुखर्जी ने आत्महत्या की थी अपने ही बंगले में। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। विकास का दिल बैठने लगा। तभी उसे अपने पीछे हल्की सी आहट महसूस हुई। विकास ने धीरे से पीछे देखा। दरवाजे पर अनुराधा देवी खड़ी थीं। उनकी आंखों में न तो गुस्सा था और न ही घबराहट, बल्कि एक अजीब सा शांति, एक ठंडी सी ठहराव था। तो तुमने आखिरकार सब कुछ देख ही लिया? विकास गुस्से में कांपते हुए बोला। तो ये शादी, ये सब कुछ सिर्फ एक सौदा नहीं था, ये इंतकाम था। अनुराधा देवी हल्का सा मुस्कुराई। बिल्कुल, लेकिन मेरे पिता ने ऐसा कुछ नहीं किया होगा। विकास चीख उठा। अनुराधा देवी ने गहरी सांस ली और धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ी। सच का सामना करना आसान नहीं होता विकास। तुम्हारे पिता ने मेरे पति की जिंदगी बर्बाद कर दी थी। उन्होंने राजेश को आत्महत्या पर मजबूर किया। झूठ, मेरे पिता कभी ऐसा नहीं कर सकते। विकास चीखा। अनुराधा देवी ने उसकी आंखों में सीधे देखा, जैसे तुम समझते हो कि मैं बेगुनाह नहीं। तो फिर सच क्या है? विकास ने गुस्से से पूछा। राजेश ने आत्महत्या नहीं की थी विकास, वो आहिस्ते से बोली। उसे मारा गया था। विकास जैसे सन्न होकर रह गया। क्या मतलब? और उसकी मौत की वजह सिर्फ मैं नहीं थी, तुम्हारे पिता भी थे। साक्ष्य कहाँ हैं? अनुराधा देवी कुछ पल चुप रहीं, फिर नरमी से बोली, हवेली की दूसरी मंजिल पर जो दरवाजा बंद है, उसके पीछे जो छिपा है, वो तुम्हें सच्चाई दिखा सकता है। विकास के रोंगटे खड़े हो गए। वो वही दरवाजा था जिस पर हमेशा कैमरे की निगरानी रहती थी। क्या उसके पीछे वह सच छिपा था जो सब कुछ बदल सकता था? अब वह सिर्फ एक मोहरा नहीं था। अनुराधा देवी का अतीत, हवेली के राज और अपने पिता का साया, सब कुछ उसके सामने खड़ा था। यह सिर्फ शादी का बहाना नहीं था, यह एक गहरी साजिश थी। लालच, इंतकाम और सच्चाई की एक लड़ाई, जिसका अंजाम अब वह खुद तय करना चाहता था। लेकिन वह अकेला कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए उसने अपने सबसे करीबी दोस्त अर्जुन वर्मा से मदद मांगी। अर्जुन एक अनुभवी पत्रकार था। साक्ष्य चाहिए, अर्जुन ने गंभीरता से कहा, और वो साक्ष्य सिर्फ हवेली के राजों में छिपे होंगे। ऐसे साक्ष्य जो सिर्फ कहानी नहीं हो, बल्कि कानूनी कार्रवाई की नींव भी बन सकें। विकास और अर्जुन ने मिलकर जांच शुरू की। अनुराधा देवी के व्यापारिक रिकॉर्ड्स, बैंक लेन देन, कानूनी दस्तावेज और हवेली के पुराने कर्मचारियों से संपर्क किया। जल्द ही उन्हें अंदाजा हुआ कि अनुराधा देवी सिर्फ बदला लेने वाली औरत नहीं थी, वो एक आपराधिक साम्राज्य की मालिक थीं, जिनके काले धंधे देश के कई हिस्सों में फैले हुए थे। बैंक लेन देन में करोड़ों की संदिग्ध रकम, अज्ञात खाते और 2 पुराने कर्मचारी अचानक लापता हो गए थे। लेकिन सबसे बड़ा खुलासा उस समय हुआ जब विकास को दूसरी मंजिल के एक पुराने बंद कमरे की चाबी मिल गई। रात की अंधेरे में विकास ने वह दरवाजा खोला। अंदर एक गुप्त अध्ययन कक्ष था। उसमें पुरानी फाइलें, तस्वीरें, वीडियो रिकॉर्डिंग्स और अखबार के टुकड़े रखे थे। दीवारों पर लगी खबरें राजेश मुखर्जी की रहस्यमयी मौत की ओर इशारा कर रही थीं। लेकिन एक फाइल ने विकास को हिलाकर रख दिया। उस फाइल में देवेंद्र शर्मा का नाम था। मेरे पिता
विकास के हाथ कांपने लगे। फाइल के मुताबिक राजेश मुखर्जी और देवेंद्र शर्मा एक गुप्त जमीन परियोजना पर काम कर रहे थे। जब देवेंद्र ने भ्रष्टाचार में शामिल होने से इनकार किया तो वह एक रहस्यमयी हादसे में मारे गए। विकास के दिल में आग भड़क उठी। यह सिर्फ इंतकाम की कहानी नहीं थी, यह उसके पिता की इज्जत, उनके कातिलों को बेनकाब करने की जंग थी। अब समय आ चुका था। विकास और अर्जुन ने सभी साक्ष्य इकट्ठा की और सीधे पुलिस कमिश्नर के पास पहुंचे। कमिश्नर ने शुरू में संकोच दिखाया, मगर जब गुप्त कमरे की फाइलें और वीडियो देखे तो मामला साफ हो गया। अगले ही दिन हवेली पर छापा मारा गया। अनुराधा देवी को गिरफ्तार कर लिया गया। जब उन्हें हथकड़ी लगाई गई तो वह जहरीली मुस्कान के साथ बोली, तुम समझते हो तुम मुझे हरा सकते हो? उनकी आंखों में अब भी नफरत जल रही थी। तुम्हारी नफरत ने तुम्हें खुद बर्बाद कर दिया, विकास ने कहा। उनका सारा काला धन और गैरकानूनी साम्राज्य तबाह हो चुका था। हवेली नीलाम कर दी गई। सारी संपत्ति सरकार ने जब्त कर ली। जब अधिकारियों ने विकास से पूछा कि क्या वह हवेली लेना चाहेगा तो उसने इनकार कर दिया। नहीं, यह हवेली सिर्फ अतीत के जख्मों की याद दिलाती है। मैं अपनी पहचान खुद बनाऊंगा, बिना किसी साए के। कुछ साल बाद विकास ने अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की और एक तकनीकी कंपनी शुरू की। इसी दौरान उसकी शादी डॉ. परिणीति साहू से हुई। ऐसी महिला जो भी विकास की तरह मुसीबतों से लड़कर आगे बढ़ने में विश्वास रखती थी। उनके बेटे आदित्य के जन्म पर विकास ने एक नया वादा किया, मैं अपने बेटे को वह जिंदगी दूंगा जो मुझसे छीन ली गई थी। अब वह सिर्फ देवेंद्र शर्मा का बेटा या अनुराधा देवी का पति नहीं था, वह अपनी अलग पहचान बना चुका था। अतीत की काली परछाइयां कभी कभी अब भी उसके सपनों में आती थीं, लेकिन अब वह नहीं डरता था, क्योंकि वह जान चुका था इंसाफ की लड़ाई सिर्फ एक बार नहीं बल्कि बार बार लड़ी जाती है।